Good evening. It's been over a month and a half since prelims 2023 exam was held, and अभी भी the exam was so devastating for so many candidates that अभी भी बहुत confusion है candidates में. Still, even after 1.5 months, इतना confusion है regarding the approach, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, because now everything under the sun is being asked, and कोई लिमिट नहीं है. सिलेबस के बाहर भी पूछ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. इतनी अनसर्टेनिटी है हो गई है. एक्चुअली पहले भी अनसर्टेनिटी थी, यूपीएससी में पहले भी बहुत अनसर्टेनिटी थी. एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स पहले से इतना डाइसी था. कई लोगों का 6 अटेम्प्ट्स में से 3 या 4 बार प्रीलिम्स ही क्लियर हो पाता था, अगर वो पूरे 6 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो. मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स तक प्रीलिम्स लोगों के क्लियर ही नहीं होते थे. एंड प्री भी हो जाता था तो मेंस में कई बार कोई ऑप्शनल क्लिक नहीं करता था. कभी किसी ऑप्शनल में एवरेज स्कोर ही 260 270 हो रहा है, और कोई दूसरे उसी साल दूसरे ऑप्शनल में एवरेज स्कोर 280 290. यू नेवर नो, टॉपर का स्कोर कहीं कभी कभी किसी ऑप्शनल का 320 340 चला जा रहा है, और दूसरे ऑप्शनल में टॉपर का स्कोर ही 280 है 270 है. तो ये 20-30 मार्क्स के कारण कई बार कई कैंडिडेट्स रह जाते थे. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. सो इतनी अनसर्टेनिटी है. आई रिमेंबर मेरे अभी मैं जिस जॉब में हूँ वहीं पे वन ऑफिसर इज देयर, एंड उनके साथ ऐसा हुआ था कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का. एंड एक बार उनके इंटरव्यू में ही गॉट वेरी गुड मार्क्स अराउंड 193 समथिंग, एंड नेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली वो साल क्लियर नहीं हुआ. एंड नेक्स्ट इंटरव्यू में उनके नंबर 160 से भी कम आ गए. सो मतलब इतना वेरिएशन तो नॉर्मली हो नहीं सकता किसी बंदे का कि 30-40 मार्क्स का वेरिएशन एक ही साल में पर्सनालिटी इतनी ख़राब हो जाए. ये सो इसमें देयर आर मेनी फैक्टर्स इन प्ले इन दिस एग्जाम. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एंड देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज, एंड देयर आर मेनी अननोन वेरिएबल्स कमिंग इनटू फैक्टर. एंड सो पहले इतना अनसर्टेन था, और अभी इस साल का जो प्रीलिम्स हुआ है इससे और अनसर्टेन हो गया है ना. सो मेरा एक फ्रेंड है, एंड उसके साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट ही गेव कंटिन्यूसली फॉर 6 years, 6 अटेम्प्ट्स पूरे किया, एंड 6th अटेम्प्ट में उसका प्री क्लियर हुआ था. एंड अनफॉर्चुनेटली उसका फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ. सो ऐसे भी बहुत कैंडिडेट्स होते हैं. सो मतलब, और इस साल का तो पेपर इतना वाहियात था कि कुछ भी आ रहा है. अब ये लोग कैट के लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. अगर भाई कैट के लेवल का तुम कराओगे तो फिर कोई बंदा यूपीएससी क्यों देगा? फिर मतलब कोई सेंस नहीं बनता फिर यूपीएससी देने का. कैट क्लियर करके आईएम में चले जाओ, वहाँ से कॉर्पोरेट में जाके फिर बाद में लेटरल एंट्री करके आ जाओ अगर आना है तो. सो मतलब ये बहुत ही अनसर्टेन एरिया में और ज़्यादा बढ़ चुका है. मैं तो फिर भी यही बोलूँगा कि देखो, कन्फ्यूजन क्लियर करने का वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ें कंफर्म पता है, उस पर फोकस करना है. एंड मतलब अब ऐसा है कि कन्फ्यूजन बढ़ गया है, डेफिनेटली बढ़ गया है, बट वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. देयर इज़ नो अदर वे. वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. और फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल इस एग्ज़ाम में कई साल दिए हैं, एंड आई फील आई कैन हेल्प दोज कैंडिडेट्स हु आर इन डाउट. आई जनरली वांट टू हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं किसी को मतलब मैं कोई कोचिंग नहीं शुरू कर रहा हूँ, वो भी नहीं करना है ना. मैं कोई किसी को एज अ डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि ये कोई थेरेपी सेशन भी नहीं होगा. बट आई जस्ट वांट टू जनरली हेल्प एंड गाइड जितना हो सकता है टू दोज जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, और दोज हु थिंक दैट माई गाइडेंस विल बी वैल्यूएबल फॉर देम, उनके लिए, है ना. सो फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, इफ दे वांट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम एंड मूव फॉरवर्ड, है ना. एंड आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू. मतलब जो कैंडिडेट्स हु आर स्टक एंड द कैंडिडेट्स हु आर कन्फ्यूज्ड, है ना, सो आई कैन हेल्प देम फाइंड अ वे आउट, है ना. और just to tide over their confusion, and you can say it as a friend or a guide, or maybe as a consultant. I can give some pieces of advice depending on your circumstances. हर candidate is going through a different phase of life, and हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी की परेशानी अलग है, और हर किसी की जिम्मेदारी अलग अलग है. सो मैं तो अब
अब ऐसे में करना क्या है, बेसिक अप्रोच क्या रखना है इन ब्रॉड टर्म्स? मेरे हिसाब से तो वन विल हैव टू सी वेयर दे आर स्टैंडिंग, कितने अटेम्प्ट्स उन्होंने दे रखे हैं इस एग्ज़ाम में। अगर किसी कैंडिडेट ने तीन अटेम्प्ट से कम दिए हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट, मान लो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो उन लोगों को तो सीरियसली 2 साल तो देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स मिनिमम 2 years ऑफ प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन। होना ना होना इज़ अ डिफरेंट सेकेंडरी मैटर, यू नेवर नो, क्योंकि इसमें लक फैक्टर और अनसर्टेन वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो प्रिपेयर करो, ठीक है। उसमें अब जिनका नहीं हुआ है प्री, उन लोगों में भी जिनके बस 1 या 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं और जिनका प्री नहीं हुआ है, उनको मेंस में ध्यान देना है। मेंस में कैसे ध्यान देना है, जो देखना है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 में से वीक सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि एथिक्स कुछ लोगों का स्ट्रांग होता है, जैसे मेरा एथिक्स में हमेशा आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स, है ना। कुछ लोगों का नेचुरली ऐसे स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का नेचुरली GS2 पेपर स्ट्रांग होता है। तो वो पेपर छोड़ के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे पेपर, उनमें आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि पढ़ना है, नहीं, आपको क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में नोट्स बनाने हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस, यू हैव टू मेक द नोट्स इन सच अ वे दैट यू हैव अ पहले से बने हुए आपके इंट्रो एंड कंक्लूजन टाइप, इंक्लूडिंग डायग्राम्स, जो स्टेटमेंट्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, वो सब आपके पहले से बने हों। आई कैचिंग स्टेटमेंट्स हो गए, या फिर कुछ वो ऐसे टर्म्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एंड कुछ टर्म्स जो यूपीएससी यूज़ करती है, प्रेफर करती है, वैसे टर्म्स आप यूज़ करें। तो वो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो अभी करना पड़ेगा। जैसे आपके अगर 2 या 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, तो अगर आप जो वीक वाले सब्जेक्ट्स हैं 2 या 3, उनके नोट्स अभी बना लो विद इन 1 or 2 months। बाकी का भी पढ़ते रहो धीरे धीरे करके, लेकिन वो आप बनाओ। तो वो आपको अभी ध्यान देना है। यू हैव टू वर्क ऑन इट राइट नाउ सो दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको दिक्कत ना हो। जिन लोगों के 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो चुके हैं एंड दे आर ना, उनके अंदर कन्फ्यूजन अभी बहुत ज़्यादा है क्या करना है, बिकॉज ऐसे एग्ज़ाम सिनेरियो में यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। एंड प्लान बी रखना है, प्लान बी देना है। तो CGL, आई थिंक आई वुड सजेस्ट देम कि अगर प्लान बी सोच रहे हैं, CGL, SSC CGL इज़ अ वेरी गुड एग्जाम, क्योंकि अब वैसे भी CSAT के लिए मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी। दिस वॉज नॉट ईजी एग्ज़ाम, आई थिंक। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े जाओ और ज़रूरी मतलब नेसेसरीली क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है ना। सो ये है। उसके बाद देखते हैं। मैं तो यही उसमें सजेस्ट करूँगा CGL के बाद। और दूसरे एग्जाम्स हो गए जैसे SSC बैंक PO के एग्जाम्स, आई वुड हाईली से नो, क्योंकि यू कैन नॉट स्टडी इन द सिनेरियो जो बैंक्स में होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। और बाकी का आई विल बी सजेस्टिंग यू वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आप कहोगे, आपको और भी किसी एग्ज़ाम से पोजीशंस के बारे में डाउट्स हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। सो इफ़ नेसेसरी, मेरे कई फ्रेंड्स हैं हु आर इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग SSC में ले लो आप, इवन UPSC में भी अगर किसी को they want to meet or discuss with any candidate, any officer presently who is posted in different cadres, IAS, IPS, IFS, and even Indian Audited Account Service, IRS. So we can invite them over, we can have a discussion with them also regarding some doubts if you have. And apart from that also, I know many friends who are in banks. My batchmates are in CGL, some are inspectors. So ये जॉब्स के बारे में भी यू कैन गेट अ डिसेंट आइडिया बाय टॉकिंग टू देम कि वहाँ पे वो एनवायरनमेंट है या नहीं, वहाँ पढ़ने पॉसिबल है या नहीं है ना। एंड जो कई लोग ऐसे हैं, मतलब वो कई लोग UPSC को भी गाली देंगे कि बोलेंगे कि बर्बाद हो गया। पहली बात तो आपको इस पोजीशन में पहुँचना नहीं चाहिए कि आपके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए और आपको UPSC भी नहीं निकला और कुछ आप कर भी नहीं रहे हो, आप कोई जॉब भी नहीं है, आप ऐसे ही हैं। तो वो पोजीशन तक आना ही नहीं चाहिए आपको। And we should look at it in a different way because UPSC provides you an exposure. वो ऐसा exposure UPSC दे देता है कि wherever in whichever field you go, you will be a step above than everyone else in that field. So मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक बैकअप प्लान माइंड में होना चाहिए so that you can study freely। जिन लोगों के 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इतना कुछ है करने को आज के टाइम पे भी। इफ़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड और दे आर नॉट एबल टू
डू एनीथिंग, आई थिंक वो उनकी खुद की गलती है, बिकॉज देयर सो मेनी एवेन्यूज़ राइट नाउ, इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, फ्रीलांसिंग वर्क इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, पीपल आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस, और इतना ईजी, जब इतना बिजनेस फ्रेंडली माहौल बन चुका है, सो ऐसे में भी अगर इफ़ पीपल आर कमिटिंग सुइसाइड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट. देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट. एंड जैसे हम देखते हैं कि कई बार यूपीएससी में वी हैव टू लर्न अबाउट मेनी स्कीम्स, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं इनक्रेज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ गवर्नमेंट का फोकस है. सो इवन आप, कई लोग तो अपने अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग बिग कॉरपोरेट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड ये धीरे धीरे होगा ही होगा, एंड पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. आप एग्रीकल्चर में ही जाओ, अगर वेल प्लान वे में इफ़ यू एस्टैब्लिश अ फर्म, पीपल आर अर्निंग इन क्रोर्स. अभी रिसेंटली आई सॉ एन एग्जाम्पल, सम पर्सन इन राजस्थान, वो ही वॉज ग्रोइंग जोजोबा, एंड जोजोबा ऑयल से ही वॉज अर्निंग इन क्रोर्स. सो कहीं कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, कई लोग उसको मैकेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, एंड देयर इज सो मच स्कोप टू डू. एंड ऐसा प्लान आपके तैयार होना चाहिए. अगर आपके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट डूइंग सच थिंग्स. आपके पास एक या दो ऐसे प्लान होने चाहिए, सो दैट जब आप पढ़ाई करो तो वो एक टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, देन यू प्रिपेयर फ्रीली. सो आप एक दो बैकअप प्लान बना के रखो, अपने तैयार करके रखो. यू डोंट हैव टू एग्जीक्यूट देम राइट नाउ, बट इट शुड बी देयर विद यू, है ना. एंड उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस में वील बी हैविंग ऑनलाइन डिस्कशंस ऑन एनी टॉपिक्स विच यू गाइज रिकमेंड ऑन द कमेंट्स, है ना. एंड वी कैन इवन हैव ऑनलाइन मीटिंग्स. एंड राइट नाउ मैं तो ये बोलूँगा, आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस. अपने जिन लोगों का नहीं हुआ इस साल, जो इस साल मेंस नहीं दे रहे हैं, दे शुड बी फोकसिंग ऑन एटलीस्ट 3 पेपर्स अच्छे से कवर कर ले. जो डिपेंडिंग ऑप्शनल में भी कुछ लोगों का पेपर 2 ऑप्शनल का स्ट्रॉन्ग होता है, तो पेपर 1 में ज़्यादा फोकस करें. कुछ लोगों का GS2 स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका GS3 होगा. सो हर किसी का सिचुएशन अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ्स अलग है, वीकनेसेस अलग है. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड उस पर वर्क करो. I wish you guys all the best, and God bless you. Thank you.